सो अभी तक हमने पढ़ा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो क्या था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, साथ में कोई भी गैमेट्स नहीं बनते, जैसे स्पर्म सेल या फिर एग सेल हमारा नहीं बनता है. गैमेट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होगी, फ्यूजन किसके बीच में होगी. सो कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करता है. अब अगर गैमेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, कोई गैमेट्स नहीं है, तो हमें पता है कि गैमेट्स बनने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होती है, जिसके अंदर एरर्स होने की वजह से वेरिएशंस आती हैं. बट अगर गैमेट्स ही फॉर्म नहीं हो रहे तो डीएनए कॉपिंग नहीं हो रही, डीएनए कॉपिंग नहीं हो रही तो वेरिएशंस नहीं आ रहे, जिस वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं या फिर जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह. 1% भी उनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, कोई भी 1% भी उनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है. अब डिफरेंट मोड्स हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, जिसमें से सबसे पहला था फिजन या फिर सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं. जो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म दिखा रहे थे, सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखा रहे थे. कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, पहला था अमीबा जो इरेगुलर फिजन दिखा रहा था और बाइनरी फिजन भी दिखा रहा था. सेकंड था हमारे पास लीशमैनिया. लीशमैनिया हमारा सबसे पहली चीज़ ब्लैक फीवर, काला अजर कॉज करता है, और ये भी बाइनरी फिजन दिखाता है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल फिजन भी दिखाता है. इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी थी कि बाइनरी फिजन दिखाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था कि ये इरेगुलर फिजन दिखाता है, जबकि लीशमैनिया किस टाइप का फिजन दिखाता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन. ठीक है. और लास्ट में हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम के बारे में, जो एक मलेरियल पैरासाइट था, मतलब कि एक ऐसा पैरासाइट था जो मलेरिया कोज करता है. तो प्लाज्मोडियम किस टाइप की फिजन दिखाता था, मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन कैसे कि एक ही जो पेरेंट सेल था वो 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होता था, जिसको हम बोल रहे हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. जब हमने बाइनरी फिजन की बात की थी तो उसके अंदर हमने एक प्रोसेस देखा था कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने शुरू होता है. जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो बीच में कहीं पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लग जाता है, और जब प्रॉपरली डिवीजन होने लायक हो जाता है तो वो एक ही पेरेंट सेल 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में क्रिएट हो जाता है. तो ये तो था हमारे पास अमीबा के अंदर. लीशमैनिया में भी सेम स्टेप्स है, बस बीच में एक स्टेप बढ़ जाता है कि जो लीशमैनिया के अंदर फ्लैजिलम होता है. फ्लैजिलम का क्या मतलब था, ये देखो. सबसे पहले लीशमैनिया एक विप लाइक स्ट्रक्चर था, जिसके ऊपर हेड के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम. अब सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के बाद लीशमैनिया के अंदर ये फ्लैजिलम 2 बनते हैं. ठीक है. और उसके बाद न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और फिर 2 अलग अलग लीशमैनिया बन जाते हैं. तो जब हमने लीशमैनिया की बात की थी तो एक स्टेप बीच में बढ़ गया था कि फ्लैजिलम भी क्या होता है, डिवाइड होता है, 2 बनते हैं पहले. ठीक है. तो ये था ऑल अबाउट फिजन और सेल डिविजन. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में हमें 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि ये कुछ, सब में नहीं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्पाइरोगायरा. और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये स्पाइरोगायरा है. ठीक है. स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेलुलर है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस अपने आप प्रेजेंट होंगे. तो जब स्पाइरोगायरा बहुत बड़ा हो जाता है तो स्पाइरोगायरा जानबूझकर क्या करता है, टुकड़ों में बट जाता है. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो कहीं से भी टुकड़ों में बट जाता है और ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इन अलग अलग पार्ट्स को बोलते हैं फ्रेगमेंट्स. तो जैसे ये वाला जो स्पाइरोगायरा था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3. तो हम कह सकते हैं कि 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3. और फिर ये जो इंडिविजुअल फ्रेगमेंट होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं और एक अलग से नया इंडिविजुअल बना देते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग स्पाइरोगायरा बना देते हैं. तो ये जो एक स्पाइरोगायरा था, जो एक पेरेंट, ये पेरेंट हुआ,
पेरेंट स्पाइरोगायरा था वो क्या किया, उसने सोच समझ के क्या बोला कि अब मैं टुकड़ों में बंट रहा हूँ क्योंकि मुझे रिप्रोड्यूस करना है, मुझे नए इंडिविजुअल्स बनाने हैं। तो उसने सोच समझ के अपने आप को टुकड़ों में बांटा और हर टुकड़ा अपने आप में एक अलग स्पाइरोगायरा बन गया। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है ये रीजेनरेटिव सेल्स की वजह से होता है। रीजेनरेटिव सेल्स का क्या मतलब है, कुछ ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बना पाए। तो जैसे ये जो फ्रेगमेंट टूटा तो इसके इधर भी कुछ रीजेनरेटिव सेल्स थे, ऊपर भी कुछ रीजेनरेटिव सेल्स थे जो बारी बारी डिवाइड करते गए और उसने अलग से एक पूरा स्पाइरोगायरा बना दिया। सो दिस इज अबाउट फ्रेगमेंटेशन। नाम में ही है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है इंटेंशनली। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर गलती से या किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, इंटेंशनली वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। अब फ्रेगमेंटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हो रहा है, ठीक है, बट क्या हम इसको ह्यूमन बींग्स में देख सकते हैं? क्या अगर ह्यूमन बींग कहीं पे टुकड़ों में बट गया तो वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। मैंने बोला कि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है बट सभी के अंदर नहीं। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लूँ तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बींग बन रहा है। अब देखो, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गन है या फिर जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। अगर मैं इंडिविजुअल को हाफ काट दूँ, किसी ह्यूमन बीइंग को हाफ काट दूँ, तो जो आधे कटे हुए पार्ट्स हैं क्या पता वो इफेक्टिवली काम ही ना कर पाए। क्या पता जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है और मैंने कमर वाले एरिया से इंडिविजुअल को काट दिया तो ऊपर वाले पार्ट में डाइजेस्टिव पार्ट्स आ गए, लेकिन फिर जो नीचे वाला पार्ट बच गया उसके अंदर भी तो डाइजेशन का कुछ हिस्सा है, तो डाइजेशन तो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हम ह्यूमन बींग्स को बीच में काट दें तो पहली बात तो वो अपना वर्कआउट, अपना जो सर्वाइवल के लिए उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ या फिर जो लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर ऑर्गन का अपना अपना काम है और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और ना ही ह्यूमन बींग्स के अंदर ये रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं कि अगर मैं उसको कमर वाले एरिया से काट दूँ तो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो बारी बारी डिवाइड करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल नीचे लेग्स हैं, वो लेग्स नहीं बना सकते हैं बारी बारी डिवाइड करके, और सेल्स के पास कोई इतनी बुद्धि थोड़ी है कि हाँ मुझे लेग्स ऐसे शेप के बनाने हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर मैं स्पाइरोगायरा देखूँ तो वो तो बिल्कुल एक सिंपल सा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है बट कहीं ना कहीं सिंपल स्ट्रक्चर है, इसके सिंपल फंक्शंस हैं। बट ह्यूमन बींग्स के फंक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हम इतने, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली इतने फंक्शंस होते हैं और वो हर बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यू या बॉडी पार्ट अपना अपना काम करता है। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बीइंग को काट दूंगी तो ह्यूमन बीइंग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे और रीजेनरेटिव सेल्स की एब्सेंस की वजह से भी ये वापस पूरा एक ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखा हुआ है, लेट्स गिव इट अ रीड। दिस इज नॉट सीन इन ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलता। As some multicellular organisms like human beings have a complex organization of cell structure throughout the body. एक complex structure है, ठीक है। आगे, cells combine to form tissues, tissues combine to form organs, organs combine to form an organ system and different organ system form the complete human. यही एक हायरार्की है जो आपको याद भी करनी है और अगर ये वाला क्वेश्चन बनता है तो आपको ये लिख के आनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे, also the multicellular bodies have different organ cells which perform different specialized function. हर सेल, हर organ system अपना अपना काम करता है। Hence reproduction through simply breaking down into pieces is not possible. अब यही क्वेश्चन है कि जैसे स्पाइरोगायरा वाला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
अगर इतने सारे सेल्स हैं तो एक ही सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना देता है? क्यों? क्योंकि जो वो सेल होता है वो रीजेनरेटिव सेल होता है, जो बारी बारी डिवाइड करता है और पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास रीजेनरेशन. रीजेनरेशन के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, सब में नहीं देखने को मिलता. जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका कोई बॉडी पार्ट कट गया, जैसे कि हम छिपकली देखते हैं, लिजार्ड देखते हैं डेली लाइफ में. अगर लिजर्ड की पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ वो वापस ग्रो हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, अगर हम देखें तो. सो ये जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली रीजेनरेशन होता है, जिसके अंदर गलती से कभी कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो रीजेनरेटिव सेल्स की वजह से पूरा का पूरा अपना वो लॉस्ट बॉडी पार्ट बना लेते हैं. ये डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में. देखो इसमें भी कोई ना कोई बार अलग अलग हो रहा है बॉडी पार्ट, इसमें रीजेनरेशन में भी बॉडी पार्ट कहीं से ख़त्म हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है. यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये इंटेंशनल है, ये जानबूझ के कर रहा है. यहाँ पर जो रीजेनरेशन है वो गलती से हो रहा है, कोई बॉडी पार्ट जो लूज हो रहा है वो गलती से हो रहा है, जानबूझ के नहीं हो रहा. सो जो रीजेनरेशन है वो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज काइंड ऑफ अ इंटेंशनल प्रोसेस. कोई जानबूझ के नए इंडिविजुअल्स बनाएगा ना, राइट. बट रीजेनरेशन में गलती से कोई किसी चीज़ का बॉडी पार्ट कट गया तो उसने वो दोबारा बिल्ड कर लिया, क्योंकि उसके पास क्षमता थी. और वो क्षमता क्यों थी? इन रीजेनरेटिव सेल्स की वजह से. सो रीजेनरेशन क्या बोलता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिजम्स रीग्रो लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स. In some simple organisms, even a small body part can develop into a complete new organ. क्या होता है कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, क्या होता है कि अगर कोई छोटा सा लाइक बिल्कुल छोटा सा बॉडी पार्ट भी ख़त्म हो जाए या गुम हो जाए या लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो वो उसको दोबारा से रीजेनरेट करके पूरा का पूरा कंप्लीट नया ऑर्गन बना सकते हैं, पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लिनेरिया. बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब हमारी बुक में मेजरली प्लिनेरिया के बारे में बताया गया है, बट हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, देखो क्या लिखा हुआ है. रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच फर्दर डिवाइड एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ये स्पेशलाइज्ड सेल कौन से हैं? रीजेनरेटिव सेल्स, जो बारी बारी डिवाइड करके क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. ये cells बहुत से phases से जाते हैं, बारी बारी डिवाइड होकर अलग अलग phases से जाते हैं और अलग अलग tissues और cell types बन जाते हैं. ये जो चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में आते हैं. ऑर्गेनाइज सीक्वेंस जैसे कि सोच रखा होता है कि पहले ये वाला बॉडी पार्ट बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा. तो एक सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट. इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है डेवलपमेंट वगैरह के बारे में एज सच, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर गलती से आ जाए तो आप अपने वर्ड्स में लिख दो, ठीक है. अब देखो हाइड्रा में क्या हो रहा है. ये मेरे पास एक हाइड्रा है. हाइड्रा क्या होता है? एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. एक्वेटिक मतलब जो पानी में रह रहा है और बहुत छोटा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा छोटा, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर जितना ही होता है. हमें शायद नेकेड आई से दिखे भी ना, इतना छोटा होता है. तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सीडेंट की वजह से या कभी किसी गलती की वजह से क्या हुआ कि ये 3 टुकड़ों में बट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. रीजेनरेशन के अंदर ये तीनों के तीनों सेपरेट पार्ट्स फ्रेगमेंट्स नहीं कहलाएंगे. फ्रेगमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन में कहलाएंगे, रीजेनरेशन में नहीं कहलाएंगे. तो क्या हुआ कि गलती से ये 3 टुकड़ों में बट गया. अब क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ये बीच वाला टुकड़ा भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा और ये नीचे वाला टुकड़ा भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा. क्यों बना देगा? क्योंकि जहाँ से ये कट रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट हैं जो बारी बारी डिवाइड करके ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. ये है हमारे पास रीजेनरेशन.
दोबारा से बोल रही हूँ कि रीजेनरेशन एक इंटेंशनल रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये गलती से हो जाता है। गलती से कभी कोई बॉडी पार्ट कट गया या फिर कोई डैमेज हो गया, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये हिम्मत होती है, ये कैपेसिटी होती है कि दोबारा से उस लॉस्ट बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके। तो इसीलिए रीजेनरेशन को एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं माना जाता है इसीलिए, ठीक है। सो ये था हमारा हाइड्रा के बारे में। अब सबसे मेन है हमारा प्लेनेरिया, जिसका डायग्राम भी हमारी बुक में देखने को मिल जाएगा। वही सेम सिचुएशन है कि जो प्लेनेरिया है वो कभी गलती से ऐसे ही बीच से 3 टुकड़ों में कट गया, दीज आर नॉट कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। अब रीजेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है जहाँ से ये कटे हैं, तो ये जो रीजेनरेटिव सेल्स है वो बारी बारी डिवाइड करेंगे और पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इस एक प्लेनेरिया की वजह से 3 नए प्लेनेरिया बन गए। सो दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन, ठीक है। अब हाइड्रा जो है वो रीजेनरेशन के साथ साथ बडिंग भी दिखाता है, और प्लेनेरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है? प्लेनेरिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग और रीजेनरेशन दोनों दिखाता है? हाइड्रा। ये हमें ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये देख लेते हैं। रीजेनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजेनरेशन और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। क्योंकि रीजेनरेशन को रिप्रोडक्शन क्यों नहीं माना गया? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म वेट नहीं करेगा कि हाँ मैं जब कटूंगा मैं तभी रिप्रोड्यूस करूंगा, तभी मैं नए ऑर्गेनिजम्स को बनाऊंगा, राइट। तो इसीलिए रीजेनरेशन को और रिप्रोडक्शन को अलग अलग ही माना जाता है, बट स्टिल आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इंक्लूडेड है, तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन के अंदर इंटेंशनल ब्रेकिंग अप थी ऑर्गेनिजम्स की, लाइक इन स्पाइरोगायरा। बट यहाँ पर जो रीजेनरेशन हो रही है जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर, ये एक्सीडेंटली कट होते हैं। बस इनके पास एबिलिटी है दोबारा से रिप्रोड्यूस करने की, तो इसीलिए जो भी उनका बॉडी पार्ट लॉस हुआ है उसको दोबारा बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। और प्लेनेरिया एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। ये था हमारा रीजेनरेशन का टॉपिक। रीजेनरेशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं 2 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं 2 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर इंटेंशनल ब्रेकिंग अप थी, और यहाँ पर गलती से कभी कोई कट हो जाए एक्सीडेंटली, तो कैपेबिलिटी होती है कि दोबारा से पूरा वो लॉस्ट बॉडी पार्ट या ऑर्गेनिज्म बना पाए, तो वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रही थी, जैसे कि स्पाइरोगायरा। और ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है ये काइंड ऑफ, ये तो यूनिसेलुलर ही है, बट ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। सो हमें दिया नहीं हुआ तो हमें पता नहीं करना कि ये यूनि है या मल्टी है, जस्ट आपको नाम याद रखने कि ये इस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा बन सकता है कि स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन हमारा हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। सो ये हमारे 2 डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है? जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी कभी नेचुरली ही एक आउटग्रोथ बन जाती है। आउटग्रोथ मतलब कि थोड़ा सा बाहर की तरफ उभर जाता है कुछ, ये है मेरे पास आउटग्रोथ, और इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बड। तो क्या होता है, कभी कभार कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक आउटग्रोथ बन जाती है, एक बड बन जाती है, और ये ग्रो करती है इसी के साथ अटैच होकर, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रो करेगा अपने इससे न्यूट्रिशन ले लेकर, और जब ये पूरा का पूरा ग्रो होके एक इंडिविजुअल बन जाएगा तो ये अलग हो जाएगा और एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो जाएगा। सो क्या होता है बडिंग? एक ऐसा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म है ग्रो करता है एज अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर बड बनी है उसको क्या बोल देंगे? पेरेंट। और जो नई बड आई है, जो बड़ियों के आगे ऑफस्प्रिंग बन जाएगी, वो हो जाएगा डॉटर सेल या फिर डॉटर ऑफस्प्रिंग।
तो ये जो बड है, सबसे पहले ये आउट ग्रोथ निकली, उसके बाद ये बड डेवलप होगी, मैच्योर होगी, और फिर इवेंचुअली जब पूरी ग्रो हो जाएगी तो अलग होकर रहने लगेगी। और ये हमारी किस किस में देखने को मिल रही है? हाइड्रा में और एक ईस्ट के अंदर। हाइड्रा क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है जिसका साइज 4 to 5 सेंटीमीटर है। ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में ईस्ट क्या है? एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो चेन बडिंग दिखाता है। ठीक है, बडिंग भी हमारे पास दो तरीके की होती है, जिसमें बाइनरी बडिंग भी देखने को मिलती है, मतलब दो बर्ड्स में बनती है, दो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, और एक चेन बडिंग होती है, वो देखने को मिलती है। सो बडिंग क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर एक आउटग्रोथ निकल गई, एक बड निकल गई। अब वो क्या करेगी? सारा का सारा न्यूट्रिशन अपने पेरेंट से लेगी और एक अलग से ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी, और जब वो इंडिपेंडेंटली रहने के लिए तैयार हो जाएगी तो वो अपने पेरेंट से अलग होकर एक अलग ऑफस्प्रिंग बन के एग्जिस्ट करेगी। और ये किस किस में देखने को मिल रहा है? हाइड्रा में और ईस्ट में। ठीक है, हाइड्रा हमारे पास बाइनरी दिखाता है, हमें लिखना नहीं है ये बाइनरी क्योंकि हमें एनसीईआरटी में वर्ड नहीं दिया हुआ, बट हाइड्रा सिर्फ बडिंग दिखा रहा है, और ईस्ट जो है वो चेन बडिंग दिखाता है। अब प्लस पॉइंट है कि जो ईस्ट है वो बाइनरी और मल्टीपल फिजन भी दिखाता है। बाइनरी मतलब कि ईस्ट जो है वो सिर्फ 2 ऑफस्प्रिंग भी बना सकता है, और वो 2 से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग भी बना सकता है थ्रू द सेल डिविजन। तो हम इसको फिजन में भी मान सकते हैं। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग भी दिखाता है और फिजन भी दिखाता है? ईस्ट। ओके, अब हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं कि ईस्ट के अंदर कैसे होती है और हाइड्रा के अंदर कैसे होती है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ हाइड्रा का दे रखा है, सो मेजरली हमें हाइड्रा ही करना है। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है? ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर क्या हुआ? ये ईस्ट था और उसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकल गई। अब ये आउटग्रोथ के साथ क्या हुआ कि ये बड जो है, आउटग्रोथ मतलब बड, ये बड जो है वो ग्रो करती रहेगी। किससे न्यूट्रिशन लेगी? जिसके ऊपर वो बड बनी है। जिसके ऊपर बड बनी है उसको क्या बोला था? पेरेंट। अपने पेरेंट से वो न्यूट्रिशन लेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इसको यहीं पर ही डेवलप होके 2 में बंटना है तो यहीं से ये अलग हो जाएगी और 2 बन जाएंगे। बट अगर इसको और भी बर्ड्स बनाने हैं तो ये बर्ड्स भी बना लेगी आगे। अब ये वाली जो आउटग्रोथ थी ये दोबारा से अलग से आउटग्रोथ बन जाएगी, फिर ये जो आउटग्रोथ थी वो एक और आउटग्रोथ बन जाएगी। ऐसे ऐसे करके जब ये चारों की चारों बर्ड्स इंडिविजुअली रहने के लिए कैपेबल हो जाएगी तो ये चारों की चारों अलग हो जाएगी, तो 1 से 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स की चेन बनी है, इसीलिए ईस्ट क्या दिखा रहा है? चेन बडिंग। बडिंग क्यों बोला है? क्योंकि बड बन रही है। चेन क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स बन सकती है, एक चेन बना सकते हैं बर्ड्स की, तो इसीलिए इसको चेन बडिंग बोल दिया। अब ईस्ट जो है वो 2 भी बन के बस यहाँ पर भी 2 में डिवाइड हो सकती थी। अब अपनी मर्जी थी उसकी कि उसको आगे भी न्यूट्रिशन देने की कैपेबल थी वो, तो उसने आगे और आउटग्रोथ बनाकर और इंडिविजुअल्स बना दिए सिर्फ 2 बनाने की बजाय। सो दिस इज चेन बडिंग। हाइड्रा के अंदर भी सेम होगा। ये पूरा हाइड्रा था। हाइड्रा की ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है ऊपर, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होगा? देखो ये स्मॉल बर्ड निकल गई बाहर की तरफ। अब ये स्मॉल बर्ड अपने पेरेंट से सारा का सारा न्यूट्रिशन लेगी जो भी इसको चाहिए, और ये धीरे धीरे ग्रो करेगी और ग्रो करके एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना देगी। और जैसे ही ये जो इंडिविजुअल है वो इंडिपेंडेंटली रहने के लिए कैपेबल हो जाएगा तो ये 2 में अलग हो जाएंगे, तो 1 से 2 बन गए। बड बनी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? प्रोसेस को बडिंग। अब एक पॉइंट है कि हाइड्रा के अंदर जो बड है वो आउटग्रोथ की तरह डेवलप करती है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट। ये बड बनी कैसे? देखो क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा हाइड्रा था, उसकी इस साइट पे कुछ ऐसे सेल्स थे जो बारी बारी डिवाइड कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? बारी बारी डिवाइड किया, और वो डिवाइड करते करते उन्होंने एक बड बना दी। ठीक है, तो ये जो रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा था, इसकी वजह से ये पूरी एक आउटबर्ड निकलती है। यही लिखा हुआ है कि रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब रिपीटेड सेल डिवीजन होती है तो आउटग्रोथ बन जाती है।
और ये बर्ड जो है वो टाइनी इंडिविजुअल्स बनती है और धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेके फुली मैच्योर होती है और फिर अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रा के अंदर कितने ऑफस्प्रिंग्स बने? ऑफस्प्रिंग्स मतलब नेक्स्ट जनरेशन के कितने बच्चे बने? 2। ये 2 बन गए, 1 से 2 में डिवाइड हो गई। ईस्ट के अंदर अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 4, ये 4 हैं, 1 था, 1 से कितने बन गए? 4, तो 4 ऑफस्प्रिंग्स बन गई। जब मैंने यहाँ बताऊँ फ्रेगमेंटेशन के अंदर 3 टुकड़ों में बटे थे, तो 3 टुकड़ों से 3 नए ऑफस्प्रिंग्स बन गए, 3 नए स्पाइरो वगैरह बन गए। सो हमें पता होना चाहिए कि जब भी 2 बनते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, अगर कभी 2 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं तो वहाँ पर आप बाइनरी वर्ड यूज़ कर सकते हो। और जब 2 से ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ हम मल्टीपल यूज़ कर लेते हैं। एक्सेप्शन है ईस्ट के लिए, ईस्ट के अंदर चेन बनती है एक बर्ड्स की, तो इसीलिए उसको चेन बर्डिंग बोल देते हैं, मल्टीपल बर्डिंग बोलने की बजाय। बट हम एनसीईआरटी के अंदर हमारे लिए बर्डिंग सिर्फ बर्डिंग वर्ड है, ना मल्टीपल बर्डिंग है ना बाइनरी बर्डिंग है, तो हम सिर्फ बर्डिंग बोले तो बेटर रहेगा क्योंकि हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। बाकी एज यू विश। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इम्पॉर्टेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।